हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बैक टू द बेसिक्स। दोस्तों, यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस का रिजल्ट आ चुका है और आप में से कुछ लोग जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, काफ़ी दुख की बात है, उनके विषय में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तथा जिन लोगों का मेंस में सिलेक्शन हो गया है, यानी कि मेंस जिन लोगों ने क्लियर कर लिया है, अब उनके सामने यूपीएससी पर्सनालिटी टेस्ट ये एक स्टेज बचा हुआ है, जहां से डिसाइड होगा कि फाइनली आप एक सिविल सर्वेंट बनेंगे अथवा आपको दोबारा प्रयास करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये जो इंटरव्यू का जो प्रोसेस है या फिर जिसे पर्सनालिटी टेस्ट बोलते हैं, उस प्रोसेस में क्या क्या इंक्लूडेड है। सबसे पहले तो आपको जो काम करना है वो है डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म नंबर 2 भरना है। जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म नंबर 1 भरा जाता है वो प्रीलिम्स के पहले ही भर दिया जाता है, जिसे हम लोग डैफ 1 बोलते हैं। ठीक है, डैफ 1 प्रीलिम्स के पहले ही भर दिया जाता है और डैफ 1 से काफ़ी सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो डैफ 2 में आपका ऑटो फिल्ड रहता है, पहले से ही भरा हुआ रहता है। ठीक है, लेकिन कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको डैफ 2 में भरनी होती है। वो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा नहीं होता है। आज हम लोग यही जानेंगे कि डैफ 2 में एग्जैक्टली आपको क्या क्या भरना पड़ेगा। ठीक है, और क्यों इसका मार्केट में इतना हाइप बनाया हुआ रहता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आप लोग ऑलरेडी पहले भी मेंस निकाल करके इंटरव्यू दे चुके हैं तो आई डोंट थिंक कि आपको इस वीडियो की या फिर किसी भी वीडियो की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपने फर्स्ट टाइम जो मेंस है उसको क्लियर किया है तो आप इसको देख करके समझ लीजिए कि ये कोई बहुत ज़्यादा डरने वाला विषय नहीं है। ठीक है, कम से कम 5 या 10 कोचिंग्स के पीछे भागने वाला विषय नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि इस समय में बहुत सारे कोचिंग्स आपके पीछे जरूर भागेंगे। ठीक है, और वो बस अपनी सुविधा के लिए, अपने फायदे के लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान और डराने का प्रयास करेंगे। देखिए, डैफ 2 सिंपल है। ये आपको अपनी पर्सनालिटी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ डिक्लेयर करनी है। अपार्ट फ्रॉम आपका एकेडमिक सारा इन्फॉर्मेशन, आपका जो बेसिक बायोडाटा है, आपका नेम, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, सभी लोगों का इनकम वगैरह, ये सारा चीज़ ऑलरेडी आप फिल कर चुके हैं डैफ 1 में। यहाँ पर सिर्फ आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भरनी है, जिसके आधार पर जो इंटरव्यू पैनल होगा वो आपका इंटरव्यू लेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं डैफ 2 दिखाई कैसा देता है। सबसे पहले यहाँ पर आपका फोटो होगा। ठीक है, बाकी यहाँ यूपीएससी DAF 2 ये लिखा हुआ रहेगा, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023। यहाँ पे आपका RID नंबर, यहाँ रोल नंबर, यहाँ पर नेम आपका, फिर ईमेल और फिर यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर। फिर यहाँ से शुरुआत होगा आपका जो डैफ 2 है उसका इन्फॉर्मेशन। इसमें से बहुत सारी चीज़ें आपकी ऑलरेडी फिल्ड रहेंगी, जिसमें से कि ये भी आपका मदर टंग, प्लेस ऑफ बर्थ, ये सारा चीज़ें आपका पहले से भरा हुआ रहेगा, तो आपको उसको दोबारा भरने की जरूरत नहीं रहेगी। वो भरा हुआ भी रहेगा और ये इन्फॉर्मेशन फ्रोजन रहेगा, मीन्स यू कैन नॉट चेंज दिस इन्फॉर्मेशन। ठीक है, हाँ, मान लीजिए बीच में आपने अपना नाम चेंज करवा लिया शादी के कारण से या किसी कारण से, तो फिर उसके अलग प्रोसीजर्स हैं, बट इस फॉर्म में आप डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे शुरुआत होगा आपका, ये ऊपर में हेडर है, यूपीएससी डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म 2 सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023। फिर यहाँ RID नंबर, रोल नंबर, नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, फिर मदर टंग, यहाँ पर किसी का, आपका जो भी मदर टंग है वो लिखा हुआ रहेगा। फिर प्लेस ऑफ बर्थ, आपका प्लेस ऑफ बर्थ है, इफ बॉर्न इन इंडिया यस, और नहीं तो फिर वो दूसरा इन्फॉर्मेशन है कि नेपाल या कहीं आप और बॉर्न है, तो वो सारी चीज़ बतानी रहेगी। ठीक है, ये आपका एड्रेस हो गया। आपका फादर्स नेम, फादर क्या करते हैं वो पूछा जाएगा। मान लीजिए मेरे फादर डिसीज है तो उन पर एप्लीकेबल नहीं है। मदर्स नेम आपको लिखना है। मदर का क्या आपका ऑक्यूपेशन है ये यहाँ पर लिखना है, देख लीजिए, मदर ऑक्यूपेशन यहाँ पर लिखना है। तो जैसे मेरी मदर का ऑक्यूपेशन हो गया एग्रीकल्चर। ठीक है, ये पूछ रहा है अलाइव है। ठीक है, मदर अलाइव है। फादर का नेशनैलिटी क्या है, इंडियन। मदर का नेशनैलिटी क्या है, इंडियन। फादर का प्रोफेशन वो एप्लीकेबल ही नहीं है। मदर का प्रोफेशन एग्रीकल्चर। ठीक है, फिर ये सारे इन्फॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा। फिर आपके फादर और मदर का एनुअल इनकम आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो फादर का इनकम, मदर का इनकम, ये सब आप बता दीजिए। ये इन्फॉर्मेशन आपके आगे काम आते हैं यदि आप EWS या फिर OBC नॉन क्रीमी लेयर का बेनिफिट लेते हैं, तो उस कारण से आपको ये सारा जो इनकम वाला डिक्लेरेशन है वो भी करना पड़ता है। ठीक है, फादर किस स्टेट से बिलोंग करते थे, ठीक है, उस स्टेट में किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे। सिमिलरली मदर किस स्टेट से बिलोंग करती हैं और मदर उस स्टेट में किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं, ये दिया हुआ रहेगा। और ध्यान की बात यह है कि हर एक पेज में
आपका ये सिग्नेचर यहाँ पर अटैच्ड रहेगा, जो आपने सिग्नेचर अपना डिपॉजिट किया है, ठीक है, डैफ 1 के साथ में, वो यहाँ पर ऑटोमेटिक ले लेगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप हर इस इंफॉर्मेशन पर आपका सिग्नेचर लगा हुआ है, मीन्स आप ये इंफॉर्मेशन ही नहीं दे रहे हैं, आप ये भी बता रहे हैं कि ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन ट्रू है, करेक्ट है, और इसमें से कुछ भी अनट्रू, इनकरेक्ट फाइंड आउट होने पर आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। देखिए माइनर कोई मिस्टेक हो गया, ठीक है, किसी स्पेलिंग मिस्टेक, वो बात नहीं है, लेकिन जैसे आप जानबूझ के कोई इन्फॉर्मेशन छिपाते हैं या फिर कोई इन्फॉर्मेशन गलत बताते हैं, तो उस केस के लिए यहाँ पर आपका सिग्नेचर हर जो है पेज पर लगा हुआ है। फिर बाकी आपका फादर का प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, मदर का प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, ये सारा चीज़ दिया हुआ रहेगा। अब आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपका दिया हुआ रहेगा, जैसे 10th में आप कितने मार्क्स लाएं, तो फर्स्ट डिवीजन है, कितना % है, ईयर ऑफ पासिंग क्या है, ठीक है, क्या क्या सब्जेक्ट्स था, स्कूल, ये सब चीज़। इसी तरह से 12th में, इसी तरह से BA में, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन आपको भरना रहेगा, ठीक है। हर पेज में आपका रोल नंबर और आपका साइन यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। अगर आप MA या फिर हायर एजुकेशन भी कंटिन्यू किए हैं तो उसके एडिशनल कॉलम्स होते हैं, वो आपको भरने होते हैं, नहीं किए हैं तो वो आपका खाली हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, किस स्टेट का को या फिर यूनियन टेरिटरी को आप अपना स्टेट, होम स्टेट मानते हैं। देखिए ये बिल्कुल आपके ऊपर है, इसके लिए आपको कोई एडिशनल प्रूफ नहीं देना है कि मैं इस स्टेट को ही मानता हूँ करके, ये आपके ऊपर है। जैसे मान लीजिए आपका सारा सर्टिफिकेट वगैरह यूपी से है, लेकिन आप 5 साल से 10 साल से मान लीजिए किसी दूसरे स्टेट में रह रहे हैं और आप चाहते हैं कि यही मेरे होम स्टेट के रूप में इसी को कंसिडर किया जाए, तो आप सीधे उसको भर सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आपको मतलब बैकअप नहीं करना है, ये पूछ रहा है कि आप किस स्टेट को मानते हैं, ठीक है, सिंपल। अब असली चीज़ ये है, सिर्फ इतने इन्फॉर्मेशन के लिए ये जो भरना है, इतने और इन्फॉर्मेशन के लिए ही जो डिफरेंट कोचिंग्स हैं वो आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है, और बोलेंगे कि मतलब हम आपको बताएंगे कि डैफ 2 कैसे भरना है करके। मतलब आप लोग इतने साल से जो पढ़े लिखे हैं उसको जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब परेशान करने का कोशिश करेंगे। कम से कम 10 से 12 कोचिंग्स आपको बोलेंगे कि अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन भेजो, ठीक है। और ये टाइम मतलब मुश्किल से आपके पास 7-8 दिन होता है डैफ 2 भरने के लिए, ठीक है। इसमें आपको बिल्कुल मतलब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप आराम से उस पोर्टल को खोलिए, 1-2 दिन में ओपन अप हो जाएगा, ठीक है। उसको देखिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन से एक बार भर लीजिए, ठीक है। मेन चीज़ ये है कि कुछ भी बनावटी भरने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपका कोई हॉबी है तो तभी उसको हॉबी कर भरना है आपको, ठीक है। जैसे होता क्या है, आपको जो कोचिंग्स वाले हैं वो ये भी सजेस्ट कर देंगे कि अपना हॉबी बदल लो, मतलब लिटरली बहुत हास्यास्पद बात है। और काफ़ी लोग अपनी हॉबी चेंज भी कर लेते हैं, ठीक है, या फिर जो हॉबी नहीं है वो भी लिख देते हैं। तो ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं, जो चीज़ आपकी हॉबी हो उसको लिखेंगे तो आप उसको आसानी से जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए आई डोंट थिंक कि आपको किसी से भी हेल्प लेने की ज़रूरत है, ठीक है। कोई बोलेगा सिर्फ एक ही हॉबी भरो, कोई बोलेगा को 5 हॉबी भरो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी 2 से 3 सीरियस हॉबीज हैं तो आप 2 से 3 भरिए। अगर आपकी सिर्फ एक सीरियस हॉबी है तो आप सिर्फ एक हॉबी को ही भरिए, ठीक है। अगर आपकी 4-5 हॉबीज हैं और लिटरली आप उन 4-5 को जस्टिफाई कर सकते हैं तो आप 4 हॉबीज तक तो भर ही सकते हैं, ठीक है। लेकिन जबरदस्ती आपको नहीं भरना है, फोर्सफुली नहीं भरना है, ठीक है। तो प्राइजेज, मेडल्स, स्कॉलरशिप्स में जो प्रोमिनेंट चीज़ें हैं वो आप भरिए, क्योंकि देखिए आप यूपीएससी निकाल रहे हैं, प्री मेंस वगैरह वगैरह, तो ऐसा तो जरूर है कि स्कूल से लेकर के, कॉलेज से लेकर के अभी तक में आपने काफ़ी सारे प्राइजेज जीते होंगे, मतलब उसकी गिनती भी नहीं होगी। हो सके किसी ने 30-40 प्राइज जीत ले होंगे स्कूल में, क्विज कंपटीशन, डिबेट कंपटीशन, स्पीच कंपटीशन, एक्सटेम्पोर, ठीक है, तरह तरह की। तो वो सब नहीं, आपको लगता है कि इसमें से जो सबसे ज़्यादा दिखाने योग्य है तो वो आपको भरना चाहिए। जैसे मेरे एक आइडिया को यहाँ राष्ट्रपति भवन में एक फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन होता है, ठीक है, फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन में उस आइडिया को प्रेजेंट करने के लिए बुलाया गया था, ठीक है। तो मैंने ये लिखा है, जबकि मेरे पास और भी दूसरे भी अवार्ड्स हैं स्कूल टाइम के या कॉलेज टाइम के, बट उसको मैंने स्किप कर दिया। इसी तरह से एक मेरिट सर्टिफिकेट इशू करती है CBSE, ठीक है, 0.1% मेरिट सर्टिफिकेट पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। अगर आप टॉप 0.1% स्टूडेंट्स के बीच में हैं, ठीक है, तो उस केस में CBSE आपको ये सर्टिफिकेट इशू करती है। ये जनरली तब इशू करती है जब उस सब्जेक्ट में आपके 99 या फिर 100 मार्क्स हों, क्योंकि टॉप 0.1% पर रहना है तो आपको इतना मार्क्स लाना ही होगा। तो ये इस सर्टिफिकेट के बारे में मैंने लिखा है, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, ठीक है। तो 2 प्राइजेज यहाँ पर काफ़ी हैं। फिर स्पोर्ट्स NCC में, जैसे हाई जंप में और 800 मीटर रेस में
मैं सीबीएसई के क्लस्टर लेवल वगैरह तक में खेला हूँ, तो मैं उसको मेंशन किया हूँ, ठीक है। फिर अब जैसे ये पूछ रहा है पोजीशन ऑफ डिस्टिंक्शन लीडरशिप हेल्ड इन स्कूल कॉलेज, स्कूल और कॉलेज में आपने अगर कोई डिस्टिंक्शन लीडरशिप अगर का रोल आपने एज्यूम किया है तो वो आपको मेंशन करना है। जैसे एक बिहार साइंस कांग्रेस एनजीओ है, उसका मैं रिसोर्स पर्सन के रूप में काम किया हूँ, ठीक है, तो उसको मैंने लिखा यहाँ पर। फिर स्कूल के टाइम में एक लिख दिया हूँ मैं कि साइंस कोऑर्डिनेटर था मैं स्कूल टाइम में। आप भी अगर स्कूल टाइम में मान लीजिए स्कूल प्रेसिडेंट या हेड बॉय हेड गर्ल ऐसा कुछ थे तो उसको आप लिख सकते हैं। कॉलेज में अगर आप मान लीजिए स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव कमेटी के कुछ भी सेक्रेटरी हैं या फिर हेड बॉय हैं तो वो सब आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और यहाँ पर आपको लिखना है एक्टिविटीज़ एंड इंटरेस्ट सच एज हॉबीज़, ठीक है। तो आपका किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट हो, हॉबी हो, तो उसको यहाँ पे आप लिख सकते हैं। म्यूजिक, एम्ब्रॉयडरी, डांसिंग, ठीक है, जो भी लिखना है तो उस चीज़ को जस्टिफाई करने का आपके पास प्रॉपर रीज़न होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद फिर देखिए अब एक और चीज़ है जो आपको भरनी है, वो है आपको अपना कार्डर प्रेफरेंस, ठीक है। तो 2 बार आपको अपना कार्डर प्रेफरेंस भरना होगा, एक तो IAS के लिए और दूसरा IPS के लिए, ठीक है। बशर्ते कि आप IAS IPS दोनों को चूज करते हैं अपने इसमें प्रेफरेंस में। तो चलिए प्रेफरेंस को सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए ये है सर्विस प्रेफरेंस। तो सर्विस प्रेफरेंस कैसे भरना रहता है, जैसे 21 सर्विसेज है टोटल, ठीक है। तो जो सर्विस आपको सबसे पहले चाहिए, यानी कि आप चाहते हैं कि ये सर्विस मुझे सबसे पहले चाहिए, तो वहाँ पे आपको 01 भरना होता है। उसके बाद जो सर्विस दूसरे नंबर पर चाहिए उसको 02 भरना होता है, जो सर्विस तीसरे नंबर पर चाहिए वो 03 भरना होता है, ठीक है। जनरली लोग IAS IFS या फिर IPS में से किसी एक को 01 भरते हैं और इसी में से किसी दूसरे को 02, किसी तीसरे को 03, कोई लोग, ठीक है, इन तीनों को छोड़ करके IRS पे भी 01 भरते हैं, यानी कि IRS उनका रैंक मतलब टॉप प्रेफरेंस होता है, क्योंकि वो मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव वगैरह सर्विसेज में नहीं जाना चाहते हैं। तो आपको 01 से लेकर के 21 तक भरना है, ठीक है, जो प्रेफरेंस है जैसा उस हिसाब से, ठीक है। इसमें से जनरली ये 3 एलाइड सर्विसेज हैं। इसके बाद जो बेस्ट सर्विस मानी जाती है वही आपका IRS कस्टम और IRS इनकम टैक्स, ठीक है। और इसके बाद बाकी सर्विसेज आप देख सकते हैं आपके रुझान के अनुसार। जैसे मान लीजिए आप डिफेंस में आपका जाने का सपना हो कभी, ठीक है, लेकिन आप ना जा पाए हो किसी कारण से, तो आप यहाँ डिफेंस अकाउंट और डिफेंस स्टेट भर सकते हैं, ठीक है। आप मान लीजिए यूनियन टेरिटरी जैसे कि लक्षद्वीप ये सब में घूमना वगैरह चाहते हैं तो उसका आप भर सकते हैं, लेकिन ये जो है ग्रुप बी की सर्विस मानी जाती है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपको दिल्ली में रह करके काम करना है, ठीक है, मान लीजिए दिल्ली वगैरह में ही रह करके काम करना है क्योंकि दिल्ली में ही आप पले बढ़े हैं, ठीक है, तो फिर आप इसको भर सकते हैं। ये दिल्ली का एक तरीके से SDM हो गया, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए। तो अपनी ज़रूरत के आधार पर ये आपका हो गया सर्विस प्रेफरेंस। अब सर्विस प्रेफरेंस के बाद ये जो दो सर्विसेज है ना यहाँ पर, IAS और IPS, ये हैं ऑल इंडिया सर्विसेज। तो ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए आपको कार्डर प्रेफरेंस भरना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका, देख लीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका IAS के लिए कार्डर प्रेफरेंस, ठीक है, और दूसरे पेज में हो गया आपका IPS के लिए कार्डर प्रेफरेंस, ठीक है। अब देखिए कार्डर कैसे भरना है। तो टोटल जो इंडिया में जितनी भी टेरिटरी है, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी मिला करके, उसको 5 जोन में बांट दिया गया है। जैसे जोन 1 में कौन कौन है, तो जोन 1 में है आगमूट, ठीक है, हरियाणा, फिर आपका हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड। इस तरह से जोन 2 में बिहार, झारखंड, उड़ीसा, यूपी। जोन 3 में छत्तीसगढ़, गुजरात, MP, महाराष्ट्र। जोन 4 में है आपका जितना भी नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट्स हैं ये सब, असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल। और फिर जोन 5 में है आपका ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु और तेलंगाना, ठीक है। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि मान लीजिए कि आपको चाहिए बिहार टॉप 1 पे, कि आप चाहते हैं बिहार आपको सबसे पहले बिहार के लिए कंसिडर किया जाए। तो बिहार जो है जोन 2 में आता है, तो सबसे पहले तो आपको जोन 2 को अपना प्रेफरेंस 1 सेलेक्ट करना होगा, यानी कि जोन वाइज पहले प्रेफरेंस सेलेक्ट करना है कि पहला प्रेफरेंस आपका जोन 2 है, दूसरा प्रेफरेंस जोन 1 है, ठीक है। तो इस जोन 3 आपका तीसरा प्रेफरेंस है, जोन 5 आपका चौथा प्रेफरेंस है, जोन 4 आपका 5वां प्रेफरेंस है। तो पहले आपको जोन का प्रेफरेंस सेलेक्ट करना होगा। फिर हर जोन के अंदर आपको स्टेट्स का प्रेफरेंस सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। और आपको ऐसा नहीं है, ये ऑटोमेटिक, मतलब जैसे आप जोन सेलेक्ट करते जाएंगे तो उस जोन के अंदर आपको कौन सा स्टेट सेलेक्ट करना है, नंबर 1 पे, नंबर 2 पे, नंबर 3 पे, नंबर 4 पे, वो ऑलरेडी सजेस्ट करते चले जाएंगे, ठीक है।
तो इसलिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आपके माइंड में आपका प्रेफरेंस क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको दूसरा जो इन्फॉर्मेशन भरना है, ये बस दो ही इन्फॉर्मेशन आपके मेन है जो कि आपको भरने हैं अभी। ठीक है, एक तो कार्डर प्रेफरेंस, एक तो सर्विस प्रेफरेंस, दूसरा कार्डर प्रेफरेंस, और इसके अलावा आपकी हॉबीज। बस इतना ही इन्फॉर्मेशन आपको अभी भरना होता है, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपकी ऑलरेडी फिल्ड होती है दोस्तों। तो इसके लिए आप ज़्यादातर जो आपके कोई अगर फ्रेंड वगैरह है, ठीक है, जो ऑलरेडी सर्विस में है या फिर जो पहले एग्जाम वगैरह दे चुके हैं, इंटरव्यू वगैरह दे चुके हैं, उनसे आप हेल्प ले सकते हैं। या फिर बेस्ट हेल्प लेने के लिए आप NACS, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिविल सर्विसेज बिहार झारखंड की टीम है, ऐसी दूसरे स्टेट्स की भी नो डाउट होगी ही। ये लोग ऑलरेडी एक सिविल सर्वेंट है, ठीक है, पोस्टेड सिविल सर्वेंट है, कुछ कुछ लोग उसमें रिटायर्ड भी हो चुके हैं। ठीक है, इनका कोई भी आपसे लेना देना नहीं है, मीन्स कि दे डोंट वांट टू हेल्प यू फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग योर वीडियो फॉर प्रोमोटिंग देयर कोचिंग। यानी उनको आपको हेल्प करने का जो पर्पस है वो बिल्कुल गुड फेथ में है। ठीक है, तो यहाँ पर मिस गाइडेंस के चांस एकदम जीरो है। अदरवाइज every coaching they are not helping you in good faith, they just want to shoot one video with you, क्योंकि अब यहाँ से जो टोटल सिलेक्शन रेट है वो 1/3 का है, 3 में 1 इंसान को सिलेक्ट होना ही है। ठीक है, तो इसलिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एवरी कोचिंग विल ट्राई टू इन्वेस्ट समथिंग इन यू, सम टाइम, सम मनी, और वो आपका एक वीडियो बस वो शूट करना चाहते हैं ताकि अपॉन सिलेक्शन दे कैन शो इट। ठीक है, बट इस प्रोसेस में क्या है ना, क्योंकि कोचिंग्स का संख्या बहुत ज़्यादा है, 15-20 कोचिंग्स तो मेन है, डोमिनेंट कोचिंग्स, वो सब जब आपके पीछे पड़ जाएंगे इस टाइम में, तो आप थोड़ा सा अपना बैलेंस लूज कर सकते हैं। ठीक है ना, मतलब भागम भागी थोड़ा हो जाता है, मुझे भी डैप दो, मुझे भी डैप दो। ठीक है, और फिर मन में भी आता है कि कौन बेटर गाइडेंस करेगा, ऐसे करके। ठीक है, अब इंसान तो डरा हुआ होता ही है, जो बात है सिंपल है, इतनी ज़्यादा चीज़ें यहाँ स्टेक पर लगी होती हैं। ठीक है, तो उसलिए डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप मैक्सिमम चीज़ें तो खुद से भर सकते हैं, पर फिर भी आपको थोड़ा बहुत डाउट हो तो आप अपने सीनियर्स वगैरह से हेल्प ले लीजिए, या फिर इस टाइप का कोई इनिशिएटिव हो जो जैसे NACS बिहार झारखंड, या फिर आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं किसी कोचिंग का नेम तो नहीं बता सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो उनसे हेल्प ले करके आप ये फॉर्म अपना फिलअप करके कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए आगे कैसा दिखता है। ये यहाँ पे आपके कुछ डिक्लेरेशंस होते हैं, वो सब भरने होते हैं आपको, इनकम सर्टिफिकेट वगैरह लगाना पड़ता है। ठीक है, फिर बहुत सारी चीज़ों में अग्री करना पड़ता है, ये सारे अंडरटेकिंग्स और डिक्लेरेशन, और इस तरह से आपका DAF 2 जो है दोस्तों वो कंप्लीट होता है। ठीक है, तो कुछ भी डरने की बात नहीं है, बहुत ज़्यादा हाइप बनाने की भी बात नहीं है। ठीक है, इट्स नॉट अ वेरी हाइप थिंग, आप इजीली भर सकते हैं, आपने इतना सारा पढ़ाई किया हुआ है, तो आप इसको आराम से समझ करके भर सकते हैं, और थोड़ा बहुत हेल्प अपने दोस्तों से भी ले सकते हैं। तो ठीक है, धन्यवाद।